हफ्ते सड़कें और बाजार खुले, जिंदगी पटरी पर आती दिखी, लापरवाही भी कहीं ज्यादा बढ़ी। डेल्टा वेरिएंट का खौफ क्या है? कितने सचेत हैं हम, कितना चेते हैं हम? दूसरी लहर से क्या है सबक? आज की सबसे बड़ी बहस भैया जी कहें। जी, आज का जो प्रोग्राम है भैया जी कहें वो सिर्फ आपके लिए है और कोई डराने के लिए नहीं है। ये ना कोई ये है कि हम आपसे कहें कि आप दुबक के सहम कर बैठ जाएं, लेकिन हाँ, ये चेतावनी जरूर है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स, जी हाँ, उसने चेतावनी दी है। टास्क फोर्स ने कहा है कि मतलब ये हो सकता है कि 2 महीने में तीसरी लहर की आशंका हो। तो तीसरी लहर की आशंका को लेकर एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास एक रेड अलर्ट है और हमारी क्या तैयारी है, हम कहां पर खड़े हैं, हमारे सामने दूसरी लहर का क्या सबक है, ये तमाम सारे सवाल हैं। अब आप पूछेंगे कि ये डेल्टा प्लस क्या है? जी हाँ, डेल्टा वेरिएंट जो कोविड का वेरिएंट था, जो कि यहाँ पे था, आइडेंटिफाई हुआ, और फिर इंग्लैंड में जिसके केसेस बहुत ज़्यादा थे, डर था, वहाँ पर लगभग 60 से ज़्यादा, जिसमें 22 या 23 केस ऐसे हैं जो डेल्टा प्लस, यानी जो बदल रहा है वायरस, ऐसे मोटे तौर पे जो वायरस बदल रहा है उसमें एक डेल्टा प्लस भी है और बेहद खतरनाक कहा गया है इसे, और कहा गया है कि ये चेतावनी भी है। अब लिहाजा इन तमाम सारी चेतावनियों, रेड अलर्ट के बीच में हम कहाँ अपने को खड़ा पाते हैं, हमारे पास क्या सबक है? मैं तो ये भी कहता हूँ कि भैया जी कहीं हो या कोई और प्रोग्राम, लगातार हम आपके बीच में इस मुद्दे को लेकर आते रहें। लिहाजा हमारी तैयारी क्या है, हमको कितना सजग रहना है, इन सब पर बात लगातार होती रहे जब तक हम पूरी तौर से कोरोना से उबर ना जाएं। कितना भी समय लगे, लेकिन इस मुद्दे को लेकर बार बार आते रहना चाहिए। हमारे पास जो लोग आज मौजूद हैं मेहमान, उनसे हम आपका जरूर तारुफ कराना चाहेंगे। जफर इस्लाम साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजीव झा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर से हमारे सामने जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। शैलेश पांडे शिवसेना का पक्ष लेने के लिए, क्योंकि आज कुछ बैठक हुई है शिवसेना ने, खासतौर से सरकार है वहां पे, जो महाराष्ट्र सरकार ने, उसने कुछ समीक्षा बैठक की है, लिहाजा हम जरूर शैलेश जी से जानना चाहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुनीला गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू मैम फॉर कमिंग विद अस, और उनका जो कि सदस्य हैं लैंसेट कमीशन और कोविड टास्क फोर्स ऑफ इंडिया की सदस्य हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनीला, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला हम जरूर शुरू करना चाहेंगे। डॉक्टर सुनीला, मैं आपके पास तुरंत आता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं पहले पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में जो कुछ भी है, जो मुद्दा है, उसको लेकर क्या चीजें हैं। जफर इस्लाम साहब, एक सवाल पूछा गया था कल बीजेपी की तरफ से कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने क्या टीका लगवा लिया? कांग्रेस ने जवाब दिया कि बेवजह के मुद्दे को मुद्दा ना बनाएं, कृपया तीसरी लहर की तैयारी करें और जो कुछ भी आपने किया है वो सामने लेकर आएं। बेवजह मुद्दा ना बनाएं कि सोनिया गांधी ने टीका लगवा लिया, प्रियंका गांधी ने टीका लगवा लिया, राहुल गांधी ने टीका लगवा लिया, इस पे ना आए, बल्कि ये कोशिश करें कि जो सही मुद्दे हैं, यानी तीसरी लहर की हम कहां खड़े हैं, किन जगह पे खड़े हैं, उस पर बात करें। जफर इस्लाम साहब, आगाज करें। देखिए, जो उन्होंने नसीहत दी है प्रतीक जी के ऐसे मुद्दे ना उठाए, उनको खुद समझना चाहिए कि अपने गरिमा में झांक के देखें कि हर सुबह सवेरे जब उठते हैं तो वो क्या करते हैं, ट्वीट करते हैं, ट्वीट में बेतुकी बातें कहते हैं, लोगों को गुमराह और जो परेशान करने वाली बात करते हैं, समाज में को उत्तेजित करना चाहते हैं। हर ट्वीट जो है वो ऐसा ट्वीट होता है कि जिसमें समाज में कोई राहत पहुंचाने वाला काम नहीं, कोई सुकून जिसको लोगों को ट्वीट पढ़ने से हो, ऐसा नहीं। हर ट्वीट से कोई ना कोई परेशान हो, ऐसी उनकी मंशा रहती है। अब लोग समझ चुके हैं कि इस तरह की ट्वीट जो है वो बेकार की ट्वीट भेजते हैं, इसलिए कि जब जफर भाई मैं रोक रहा हूं, माफी चाह रहा हूं आपसे। आज हमारी जो पैनल है, मुझे बेहद खुशी है कि
बेहद पढ़ा लिखा, बेहद समझदार और बहुत ही संजीदा है। आप बताइए, आपसे सवाल हमने पूछा था कि आप बेवजह के मुद्दों को ना उठाएं। कांग्रेस कहती है कि सोनिया गांधी ने टीका लगवाया, राहुल गांधी ने टीका लगवाया। राहुल गांधी को मालूम है आपको कोविड हुआ है, 60 दिन के बाद लगवा लेंगे। सोनिया गांधी ने लगवा लिया है, प्रियंका गांधी ने ले लिया है। तो ये तमाम सारे मुद्दों को ना उठा के आप ये बताइए कि तीसरी लहर को लेकर आपने क्या तैयारी करी। सीधा सीधा सवाल देश जानना चाहता है। ऑक्सीजन की स्कैर्सिटी को लेकर हम कितना फुली प्रिपेयर्ड है, हमने प्रोग्राम, अपने टीकाकरण के प्रोग्राम को कहां तक बढ़ा दिया है, यही सब जानना चाहते हैं। देखिए बोले वो आप छोड़िए प्रियंका जी ने लगवाया या सोनिया जी ने लगवाया नहीं लगवाया, हम छोड़ते हैं, हम इस पर आते हैं अपनी बात जी। नहीं, ये प्रतीक जी आपने सही सवाल उठाया और यही डिस्कशन भी होना चाहिए। मुद्दा जो है आपने सही मुद्दा उठाया है, लोगों को इस तरह से जानकारी होती है। लेकिन मैं वही कह रहा था, आपसे अर्ज कर रहा था कि हर सुबह सवेरे वो जो मुद्दा उठाते हैं उससे लोगों को कोई सुकून नहीं, राहत नहीं, बल्कि परेशान करने वाला मुद्दा उठाते हैं। लेकिन आपने जो सवाल किया, देखिए हर तरह से हम राहत पहुंचाने का, हर तरह से प्रिपेयर्डनेस जो है हमारी कोशिश जो है वो तीसरे अगर वेव आती है उससे कैसे निपटे। इस बार जो एक्सपीरियंस हुआ है लोगों को, सरकारों को और देश के सभी लोगों को, उसमें सबसे अहम बातें जो है वो ऑक्सीजन की कमी है। आज देखिए कैपेसिटी डबल से भी ज्यादा हो गई है कि जितनी पीक साइड टाइम पे जो कैपेसिटी थी वो जो हम जरूरत पड़ी थी उससे डबल कैपेसिटी है। मतलब आज जफर इस्लाम साहब, बिल्कुल है। जफर इस्लाम साहब मैं बताता हूं, जैसे शैलेश जी बैठे हैं, शैलेश जी को बताना चाहिए लेकिन मैं बता देता हूं जैसे तैयारी क्या हुई वो हमारे सामने आ गई है, पब्लिक डोमेन पे आ गई। जैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट को खतरनाक बताया, सब जान रहे हैं। महाराष्ट्र सीएम ने तैयारी शुरू कर दी है, सीरो सर्वे के उन्होंने निर्देश दिए हैं, एंटीबॉडी और वैक्सीनेशन को लेकर पता करने को बोला है। शैलेश जी इस पर विस्तार से बताएंगे। दवा, बेड, ऑक्सीजन को लेकर उन्होंने सुनिश्चित करने को कहा है कि कहां कहां कौन कौन सी तैयारी है। हम ये जानना चाहते हैं कि इसको लेकर कोई गाइडलाइंस, तीसरी लहर को लेकर कोई हमको चेतावनी किसी तरह की कहा गया है, जो वो बताएं आप। देखिए प्रतीक जी, ये जरूरी है कि समझता कि सरकार ने पिछले बार देखिए एक्सपीरियंस से ही आदमी सीखता बहुत सारी चीजें, और उस एक्सपीरियंस को देखते हुए जो जितनी भी दवाएं जो जरूरत की थी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है, और उसका अगर जो इंपोर्ट करने के लिए जो रॉ मटेरियल था वो भी भारी मात्रा में हमने रिपोर्ट किया है। सरकार से जब वो कह रही थी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की भाई इतना ज्यादा हम नहीं बनाएंगे, कौन मार्केट में लेगा इसको, हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, तो सरकार ने उसके लिए भी पूरे पैसे दे दिए कि ये रिस्क जो है अगर वो इन्वेंट्री बच जाती है तो पूरी रिस्क हमारी है, हम लेंगे, सरकार ले लेगी, आपको चिंता करने की बात नहीं, आप प्रोडक्शन कीजिए। तो चाहे मेडिसिन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे बेड हो, हर चीज की साथ साथ जो वैक्सीन तेजी से होती रहे, वैक्सीनेशन के बारे में, और कुछ ऐसे बड़े इकदाम लिए गए जैसे सीबीएसई के बोर्ड को एग्जाम को कैंसिल किया गया, जहां कांग्रेगेशन ना हो, एक साथ बच्चे ना बैठे, एक साथ लोग ना बैठे। तो उस चीज को जो साइंटिस्ट लोग कहना कि 15 मिनट में किसी को संक्रमण कर सकता है, अगर संक्रमित व्यक्ति जो है संक्रमण कर सकता है किसी को, इसलिए उसको ध्यान रखते हुए सारी चीजें को सही फैसला लिया गया सरकार द्वारा। अब गाइडलाइन भी आएगी। राइट जफर भाई, राइट जफर भाई, मैं गाइडलाइन भी आएंगी, मैं उसी का इंतजार करूंगा। मैं यही सेंटेंस सुनना चाहता था कि गाइडलाइंस भी आएंगी, मैं यही सेंटेंस सुनना चाहता था। आज डॉक्टर सुनीला हमारे साथ मौजूद है, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और टास्क फोर्स में भी हैं, इंडिया के कोविड टास्क फोर्स में। मैं उनसे भी आज सुनना चाहूंगा क्योंकि एक चीज़ है बहुत बहुत अहम, मुझे लगता है या हम सबको लगता था कि हम जहां पर पहुंच गए हैं वहां से हम थोड़ी सी लड़ाई आसान करेंगे, लेकिन वायरस इतना, क्या कहना है, इसके लिए कोई शब्द मेरे पास नहीं है। वो 1 कदम 2 कदम नहीं 10 कदम मुझे लगता है आगे पहुंच जाता है। मैं आऊंगा डॉक्टर सुनीला, लेकिन मैं सबसे पहले डॉक्टर अजय कुमार के पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर अजय कुमार, आपने सुन लिया जफर इस्लाम साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने सारी बातें बता दी। उन्होंने ये भी कहा कि गाइडलाइंस भी आएंगी। उन्होंने कहा कि आपसे एक परेशानी है, और परेशानी वो ये है कि मैंने तो सवाल पूछ लिया उनसे जो कि भाई आप क्यों टीका के बारे में जरूरी सवाल करिए, ये बेकार वाले सवाल मत करिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप रोज रोज ये ट्वीट क्यों करते हैं। आप तो मुझे ये बताइए कि आपने कहां कहां तैयारी आपने की है। ट्वीट ना खेला करिए, आप ट्वीट वाला काम बंद करिए और सीधे सीधे जो है राजनीति ना करके तैयार हो जाइए। डॉक्टर अजय कुमार, देखिए प्रतीक जी, परेशान तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो, मुझे समझ में नहीं आता है कि जफर इस्लाम साहब की जो पार्टी है वो राजनीति किस परिभाषा में
लेती है, किस तरह से उनको पॉलिटिक्स की समझदारी है। अब यूपीए के समय तो जब ये लोग रोज रोड पर उतरते थे, हल्ला करते थे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो उनको ठीक लग रहा था। अब देश के विपक्ष का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मुद्दे उठाएं वैक्सीनेशन के बारे में, और ये देश में कोई परेशान नहीं है। आप देख लीजिएगा, सिर्फ एक ही जो है समूह परेशान है, वो है भारतीय जनता पार्टी या उनके जो ट्रोल्स होंगे। और आप देख लीजिए ना कि जो इस देश के मंत्रीगण है, स्वास्थ्य मंत्री जी का जो बयान, अजय कुमार, माफ करिएगा, मैं सुन नहीं पाया सर। आपने कहा बीजेपी और उनके कौन से गुट? मैं सुन नहीं पाया। नहीं, उनके जो आईटी सेल के जो साथीगण है, राइट, उसमें प्रतीक जी, उनके जो आईटी सेल के साथीगण वही परेशान है। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, हमने कहा था कि जो है सरकार को यूनिवर्सल वैक्सीन, सबको वैक्सीनेट करना चाहिए। आखिरी में ये हमको गाली देने के बाद, गाली गलौज, प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के बाद जो वही काम करते जो हम हमेशा इनसे कहते रहे हैं। और ये ट्वीट से क्यों परेशान है? ट्वीट के प्लीज गेट, सब लोग को वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, इसमें क्या खराबी है? मैं जैसे अभी जमशेदपुर में हूँ, देहात क्षेत्र में अभी भी उस तरीके से जितना वैक्सीनेशन के लोग को जिस तरह से उत्साह होनी चाहिए उतना नहीं है, और ये फैक्ट है। तो हर एक सभी नेतागण को, सभी पदाधिकारीगण को, सभी डॉक्टर्स को जो है जनता को प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन बीजेपी परेशान है क्योंकि ये इनकी जो पूरी पिछले 2 साल की विफल तैयारी के चलते हुए ये देश को जो इस चौराहे पर खड़ा कर दिया है। आप बताइएगा कि मैं तो जफर इस्लाम साहब से जो हो गया भूत में छोड़ दीजिए, लेकिन भविष्य में कम से कम देश को तो ये बताइए कि आपकी जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था 6 महीने में इतनी हो जाएगी, और रिपोर्ट कार्ड हफ्ते में एक बार। राहुल गांधी जी और कांग्रेस को हर रोज गाली देने की जगह पर रोज एक रिपोर्ट दीजिए ना कि इतने वेंटिलेटर्स, बेड्स हम स्थापित कर लेंगे, इतने ऑक्सीजन हर एक जिला में हो जाएंगे। आप रिपोर्ट कार्ड दीजिए, क्योंकि आप सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। मैं तो जफर इस्लाम से इसलिए मैं आपके बात से सहमत हूँ अजय कुमार, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत है। आप रोज ट्वीट करिए, राहुल गांधी रोज ट्वीट करें, और मुझे तो यह लगता है कि बीजेपी उसमें बताए कि फला जिले में हमने इतने बेड बढ़ा दिए। जब एक रोज ट्वीट करें आप, तो मैं 4 जानकारी बीजेपी वाले रोज दें कि फला जिले के फला जगह पे ये अस्पताल अपडेट हो गया। मुझे लगता है बहुत अच्छा रिस्पांस होगा। आप ट्वीट करते रहें और ये जवाब देते रहें जिलों पे क्या क्या किया। बहरहाल मैं शैलेश जी, मैं अच्छा सजेशन है सर, मैं डिबेट के लिए मैं बिल्कुल एकदम बहुत सीरियस और बहुत पॉजिटिव मोड में बैठा हूं कि आप ट्वीट करें रोज, और रोज ट्वीट करके पूछें कि फला बताइए वैक्सीनेशन, और ये रोज बताएं कि हमारे फला जिलों में 750 जिलों से रोज के एक खबर दें कि हमने 10 बेड फला जगह, फला अस्पताल, जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमने अपडेट किए। ये इस तरह से जवाब दें और अच्छा होगा। लेकिन मैं सीधे शैलेश जी के पास आना चाहता हूं। शैलेश जी, मुझे ये बताएं कि आपकी टास्क फोर्स पे बैठक हुई महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो आप ये किस आधार पे कह रहे हैं कि तीसरी लहर की तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं, और ये 2 महीने की होगी? क्या रिपोर्ट आपके पास है? शेयर किया जाना चाहिए, देश को जानना चाहिए, क्योंकि केंद्र की तरफ से तो अभी जब बीजेपी बात करी तो उन्होंने कहा कि हम अपडेट करेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके पास क्या है, वो प्लीज शेयर करें। शैलेश जी, धन्यवाद प्रतीक जी। देखिए, सबसे पहली बात, एक मानव होने के नाते मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश पर तीसरी वेव ना आए। लेकिन जिस तरह से अन्य देशों में ये प्रभाव तीसरे वेव का दिख रहा है, लंदन में शुरुआत हुई है और भी कई देशों में शुरुआत हुई है, और WHO और भी तकनीकी लोग हैं जिनके हिसाब से कि तीसरी वेव अपने हिंदुस्तान में भी आ सकती है। उसलिए महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी ने आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी के, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पर टास्क फोर्स का गठन किया, और स्पेशल चाइल्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और वो टास्क फोर्स महाराष्ट्र के सभी जिलों में, और जिलों के साथ जितनी भी महानगर पालिकाएं हैं, स्थानीय निकाय हैं, वहां पर वो टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। उसके साथ ही जितने भी जिले हैं और महानगर पालिका हैं, जिलाधिकारी और महानगर पालिका को
आयुक्त को सारे अधिकार दिए गए हैं कि वहां पर किस तरह से लॉकडाउन को लगाया जाए, किस तरह से हटाया जाए, किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से लोगों के जीवन मान को समझाया जाए। उसके साथ ही जितने भी सरकारी अस्पताल हैं और शहरों में जो बड़े अस्पताल हैं वहां पर ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया है और जहां अभी तक नहीं हो पाया है वहां पर निर्माण कार्य शुरू है, ताकि इस तीसरे वेव में किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी ना हो। हॉस्पिटलों में जो हमने मुंबई में, महाराष्ट्र में अलग अलग जंबो कोविड केयर सेंटर्स बनाए थे उसको भी बरकरार रखा गया है, जबकि अभी मुंबई के में बड़ी संख्या कम हुई है, लेकिन हमने अभी कोविड केयर सेंटरों को वैसे रखा है ताकि आने वाले समय में उसका इस्तेमाल हो सके। बिल्कुल जानना चाहूंगा और शिशु चिकित्सक हाँ जी, NICU का हमने निर्माण किया हुआ है। मैं आ रहा हूं, शैलेश जी आ रहा हूं, मैं बिल्कुल आना चाह रहा हूं। डॉक्टर सुनीला हमारे साथ कुछ देर के लिए ही हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं। मैम, मुझे ये लग रहा था कि जैसा मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि डेल्टा प्लस को लेकर, और ये कहा गया जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जैसे कॉकटेल कहा गया कि ये ड्रग आई और लोगों ने कहा कि एक बहुत कारगर सिद्ध होगी, लेकिन एक चौंकाने वाला फैक्ट ये आ गया कि डेल्टा प्लस पे तो ये काम ही नहीं करेगी और डेल्टा प्लस तो और खतरनाक है वेरिएंट। और यूके में जिन्होंने 1 महीने का अभी लॉकडाउन बढ़ा दिया, जिस तरह से चीजें खुल रही हैं या इस हफ्ते खुली हैं पूरे देश में, और खतरा अभी टला नहीं है तीसरी लहर को लेकर। महाराष्ट्र में आपने सुना शैलेश जी कह रहे हैं हमने तैयारी शुरू कर दी है, तो ये कितना खतरनाक होगा, खासतौर से ये जो ओपन हुआ है सारी चीजें धीरे धीरे, और लापरवाही सारी तरफ देखने को मिल रही है। डॉक्टर सुनीला गर्ग, ये कितना बड़ी चेतावनी हो सकती है? धन्यवाद ये मेरे से प्रश्न पूछने के लिए, और मैं साइंस के तरीके से इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। देखिए, अगर हम कल के आंकड़े देखें तो हमारे पास में 67,256 केसेस थे और 2,329 के करीब मौतें हुई। तो इसका मतलब ये है कि अभी वायरस हमारे बीच से गया नहीं है। और अगर हम अभी भी 5 राज्यों की तरफ देखें तो उसमें सीरो पॉजिटिविटी रेट अभी 10% से ज़्यादा है। और अगर हम राज्यों के अंदर विभिन्न राज्यों में जाएंगे तो कई हमारी डिस्ट्रिक्ट्स भी ऐसे हैं जिसमें पॉजिटिविटी हमारी 10% से ज़्यादा है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जिन जिलों में हमारे या पर्टिकुलर एरियाज़ में, जिलों के अंदर भी 600 से अंदर ज़्यादा अगर केसेस हैं तो वहाँ पे बेसिकली अभी हमें अनलॉक नहीं करना, यानी कि हमें अनलॉक करना तो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, परंतु हमें बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ही केयरफुली करना होगा। यानी कि चाहे हम मार्केट्स को खोलते हैं या, क्योंकि लाइव और लाइवलीहुड दोनों साथ साथ जाते हैं करके, अगर जान है तो जहान है, हम ये बात करते हैं करके, तो हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अनलॉक करना होगा। और हमारे को डबल मास्क, टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन, ये तीनों का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ ने देखा कि 3rd वेव आई है, अब परंतु ये कैसे आएगी, किस फॉर्म में हमारे देश में आएगी, ये सब डिपेंड करता है हम किस तरह से अनलॉक करते हैं, किस तरह से हम रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। यानी कि सेल्फ एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई इंसान निकले बाहर तो डबल मास्क के साथ निकले। और अभी देखा गया कि हमारे देश में केवल 50% लोग ही मास्क का प्रयोग करते हैं और उनमें से केवल 15% ही ठीक तरीके से मास्क पहनते हैं। तो यानी कि आप 85% को सोचिए कि हमें अब ध्यान देने की ज़रूरत है और मीडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ मैंने जो बताया कि अभी हमारे देश में हमें 160 करोड़ वैक्सीन डोजेस की आवश्यकता है, क्योंकि हमें 80 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाना है। और वो किस लिए लगाना है, क्योंकि बेसिकली एक तो हमारे सामने वेरिएंट्स भी हैं, इसलिए हमें जल्दी लगाना है, और हर एक को हम 2 डोजेस सोचते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ 18 साल से ऊपर की। तो अभी हमारे पास में 26 करोड़ लोगों ने लगाया है। साथ ही साथ हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हम वैक्सीन हेजिटेंसी की तरफ भी ध्यान दें, और पर्टिकुलरली जब हम अब शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण एरिया में जा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि डॉक्टर सुनीला, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और ये सब मोर और लेस सारे लोग इस बात को जानते, लेकिन हम फॉलो नहीं करते, हम बिल्कुल फॉलो नहीं करते, हम बहुत लापरवाह लोग हैं। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेजिटेंसी नहीं है कि हम लोग बेहद लापरवाह। मैं ये बात जानना चाहता हूं आपके साथ,
अब बहुत क्लियरली और साफगोई के साथ इसको बताइएगा कि 85% लोग अगर मास्क को ढंग से नहीं लगाते हैं और ये जो वेरिएंट घूम रहा है या आ सकता है, घूम रहा है मतलब है डेल्टा तो है ही है, और अगर डेल्टा प्लस भगवान करे ऊपर वाला ना हो, थर्ड लेयर वैसी कोई चीज हो, तो ये कितना खतरनाक होगा। और ये कितना खतरनाक हो सकती है ये तीसरी लहर अगर हमने जरा सी लापरवाही बरती। इस सवाल का जरा जवाब बहुत टू द पॉइंट और बड़ी स्पेसिफिकली दे दीजिए डॉक्टर सुनीला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कि मैं अभी आपको कह चुकी हूँ कि अब आज की तारीख में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीन, जिसको कि मैं सोशल वैक्सीन कहती हूँ, वो मास्क है। तो अभी तक फर्स्ट वेव में भी हम क्यों बचे रहे थे ज़्यादा, क्योंकि हमने बेसिकली हमारे पास में तब वैक्सीन नहीं था, तो हमने मास्किंग, टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन का हमने ये सोचा था कि वैक्सीन हमारे पास जल्दी से जल्दी आएगी, तो जो कि हमने जनवरी में शुरू की, परंतु वो पहली वेव में हमारे पास नहीं थी, तो हमने पहली वेव में हम इनका वो किया। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे वायरस तो मल्टीप्लाई करेगा, वो उसकी नेचर है। कुछ डेंजरस म्यूटेशंस है, जैसे हम आजकल डेल्टा की बात कर रहे हैं, और जब हमारा ये फर्स्ट फेज से हम सेकंड में गए तो हमारे पास में वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न आए, जिसमें कि हमारे पास में एक अल्फा स्ट्रेन जो यूके का स्ट्रेन था, जो कि बहुत ही हाईली इन्फेक्टिव था, जिसकी वजह से हमारे नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े। और प्लस साथ साथ हमने ये भी देखा कि हमारे पास में बीटा और डेल्टा भी आया, बीटा और गामा भी स्ट्रेन आया, और डेल्टा स्ट्रेन जो आया है अब उसमें भी एक स्पाइक म्यूटेशन हुआ है, जिसकी वजह से वो इवन और भी रेजिस्टेंट है बेसिकली टू वैक्सीनेशन। ये आज की तारीख में अगर मैं ये कहूँ कि वैक्सीन ही एक इम्पॉर्टेंट साधन है जो कि हमें डेल्टा स्ट्रेन से बचाएगा, क्योंकि आज की तारीख में वो कारगर है। परंतु बाहर के देश ये देख रहे हैं कि उनको वैक्सीनेशन को भी देखने की ज़रूरत है, यानी कि अगर हम मॉडर्ना, फाइजर और इन सब वैक्सीन, वो भी कह रहे हैं कि हम अपने वैक्सीन को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगवाएं और साथ में मास्किंग का प्रयोग करें, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें बेसिकली केवल वैक्सीनेशन लगा दिया तो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। राइट डॉक्टर, जी राइट डॉक्टर सुनीला, आपने बहुत सटीक जवाब दिया। और जो जानकारी मेरे पास है, जो जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यानी कॉकटेल की जो मेडिसिन है जो अवेलेबल है इस वक्त इंडिया में, जिसको दिया गया था अप्रूवल, वो भी डेल्टा प्लस पे काम नहीं कर रही। ये एक बड़ी चिंता की बात है। यानी जो अभी तक वो ड्रग थी जिसको मान रहे थे कि हम उसके इस्तेमाल से हम कहीं रोक राख लेंगे या ठीक कर लेंगे, वो भी काम नहीं करेगी। तो हम जहां पे पहुंचे थे उस पर सोचने की जरूरत है, कहां खड़े हैं। मैं सीधे आपके पास आता हूं संजीव झा, और डॉक्टर सुनीला गर्ग ने कहा, इस पर कहीं कोई दो राय नहीं कि वैक्सीनेशन ही हल है। अगर वो वैक्सीनेशन हुआ तो, हालांकि ये डेल्टा प्लस को लेकर कई चीजें और भी कही गई हैं यूके में, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं सीधे सीधे इस पे आ रहा हूं कि वैक्सीनेशन हल है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर पोजीशन, क्योंकि आप भी तो रोज ही सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कांग्रेस सवाल रोज पूछती है वैसे आप भी रोज सवाल पूछते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं अवेलेबिलिटी और आपका प्रोग्राम कहां खड़ा हुआ है इस वक्त वैक्सीनेशन को लेकर। प्रतीक जी, ना केवल हम कमियों पर सवाल करते हैं बल्कि सुझाव भी देते हैं। अगर वो सुझाव मान लिया जाता तो शायद हो सकता है कोविड का सेकेंड को वेव जो था वो अच्छे से मैनेज हो जाता। खैर, आपने जो सवाल पूछा कि वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, देखिए इस पूरे कोरोना काल में सेकेंड वेव में या पूरे कोरोना पीरियड में समझ में हमें आया कि तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऑक्सीजन, दूसरा उनके जुड़े हुए मेडिसिन, और तीसरा है वैक्सीन। अगर मैं दिल्ली की वैक्सीन की बात करूं तो दो तरह से वैक्सीनेशन कर रहे हैं हम। एक तो 18 to 45, दूसरा 45 प्लस लोगों को वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हमारे पास 18 to 45 की वैक्सीन की कमी जरूर है, जैसा आज भी हमारे बहुत सारे सेंटर बंद हैं, लेकिन 45 प्लस की हमारे पास वैक्सीन है और उसके लिए हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हमने दिल्ली में कहा कि जहां बूथ वही वैक्सीन, क्योंकि देखिए बहुत अच्छे सिस्टम हमारे यहाँ वोट का बनाया गया है कि 18 प्लस के जितने भी लोग हैं अपने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट करते हैं, और एक पोलिंग बूथ पर कमोबेश 1000 वोट होते हैं। तो अगर मान लीजिए हर बूथ पे ही अपनी वैक्सीन सेंटर लगा दें, क्योंकि वोट के सिस्टम में हमारे BLAs, हमारे BLO या पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी जानते हैं कि कैसे हम अपने चुनाव के टाइम में पर्ची जाकर बांटते हैं। तो उसी तरह से हमारे BLAs जाकर के अभी घर घर जाकर के पहले उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, और जिन लोगों का अभी वैक्सीन नहीं मिला है उनको वोट
पोलिंग बूथ तक ला करके उनको वैक्सीनेशन करते हैं। मुझे लगता है इस सिस्टम अगर प्रदेश में इंप्लीमेंट हो जाए तो एक दिन में अगर आप मान लीजिए 200 लोगों को वैक्सीन करते हैं तो 4 से 5 दिन में पूरे देश को वैक्सीनेट कर सकते हैं अगर आपके पास वैक्सीन हो। दूसरा जो हम लोग हमारे जो मुझे दिखी पूरे सेकेंड वेव में हम सब लोग परेशान रहे वो ऑक्सीजन को लेकर के रहा। उसमें कई सारी चीजें थी कि ऑक्सीजन का सप्लाई की दिक्कतें थी, हमारे पास ऑक्सीजन स्टोरेज की समस्याएं थी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे थर्ड वेव से पहले ये पूरी अपनी तैयारी कर ली है। ये कमोबेश हमारे 34 हमने पीएसए प्लांट लगा चुके हैं। इसी तरह से हमने 171 मीट्रिक टन अपनी एलएमओ जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन होते हैं उसके स्टोरेज की कैपेसिटी हमने बिल्टअप किया है। इसी के साथ साथ हमने भी, चूंकि दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं था, हमारे पास क्रायोजेनिक टैंकर नहीं मुझे थे। संजीव ये बताइए, मुझे बताइए इस वक्त हमारे पास क्या आपके पास डाटा मौजूद है कि कितने बेड विद ऑक्सीजन के साथ दिल्ली में मौजूद हैं? कितने बेड विद ऑक्सीजन के साथ मौजूद हैं? बिल्कुल। और देखिए, जो पिछली बार नहीं थे हमने अपडेट किए हैं, और अगर थर्ड वेव आई तो हमारे पास इतने अस्पतालों में इतने बेड अवेलेबल होंगे। और साथ साथ अगर हम विद ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास 22,000 बेड कमोबेश ऑक्सीजन की है, जिसको हम बढ़ाकर 50,000 करने जा रहे हैं। चूंकि हमने एक देखिए इस सेकेंड वेव में हमने देखा कि एक दिन में 28,000 केस तक पहुंच चुका था। हमने बेस माना कि चलो अगली बार मान लीजिए 37,000 केसेस हो जाते हैं एक दिन में, तो हम किस तरह की अपनी तैयारी करेंगे, उसको हमने एक बेस बनाकर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हो सकता है उससे ज्यादा हो तो उसके लिए तैयारी करेंगे, लेकिन हमने अपने एक बेस केस का लेकर के हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि ऑक्सीजन की, क्योंकि हम लोग हमारे पास कोई कमी नहीं, उसकी पूरी व्यवस्था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। दूसरा है मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन में भी देखा गया कि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जिसकी जरूरत है, कौन सी मेडिसिन की जरूरत है, इसको लेकर एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई है और फिर उसी हिसाब से हम अपने यहाँ मेडिसिन को स्टोर कर रहे हैं। हमने एक चीज और देखा कि चूंकि हेल्थ वर्कर्स की हमारी कमी थी, तो बहुत जगह जिस फ्रीक्वेंसी में पेशेंट के पास पहुंचना चाहिए नर्स को या बाकी हेल्थ वर्कर को नहीं पहुंच पा रहे थे, तो दिल्ली सरकार ने 5,000 ऐसे लोग जो कम्युनिटी नर्सिंग के लिए तैयार है उनको बेसिक ट्रेनिंग दे रही है। और उसमें हम दे रहे हैं कि आप इंजेक्शन कैसे दे सकते हैं, आप मास्क कैसे लगाएंगे। संजीव जी मुझे ये बताइए, दिल्ली ने जो देखा, संजीव जी दिल्ली ने जो देखा 22 या 23 अप्रैल से, मान लीजिए 23 अप्रैल से और 10 जून के बीच में जो कुछ देखा वो दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, ये गारंटी के साथ आप कह सकते हैं? बिल्कुल एकदम जो आम आदमी पार्टी की स्टैंप के साथ आप कहते हैं वैसा कह सकते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं और अगर वैसी स्थिति आई, मान लीजिए 35,000 केस भी आ गए, 37,000 केस भी आ गए, तो वी कैन डू इट, वी कैन टैकल, ऐसा कह सकते हैं? देखिए, हालांकि तो मैं ईश्वर से ही कामना करता हूं कि ऐसे जो मंजर हमने 18 अप्रैल से लेकर के कमोबेश 10-12 मई तक देखा था वो हमें कभी अब जिंदगी में ना देखना पड़े या कभी भी किसी को ना देखना पड़े। लेकिन हम ये बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा कि अगर मान लीजिए वो जो 28,000 था, मैंने बोला कि अगर 37,000 भी आ जाता तो हम पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आता है तो हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें, ना केवल 37, बिकॉज अभी बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये जो, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था, मैंने ये सवाल इसलिए, संजीव जी मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था, पूछना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये सवाल जब पूछा जाता, मुझे मालूम था तैयारी नहीं है, अभी तैयारी करेंगे आप ऐसा बोलेंगे, लेकिन मैंने जानबूझ के सवाल पूछा कि आपके ऊपर एक प्रेशर बने, ये जनता का सवाल है, तभी हमने कहा कि प्रेशर बने आपके ऊपर। मैं माउंट करना चाहता हूं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो भैया जी की मोहर के साथ, सर सुनिए संजीव जी मैं तो ये, आप नहीं बोले, मैं तो कह रहा हूं भैया जी कहीं की मोहर के साथ कह रहा हूं, और ये जानबूझ के कह रहा हूं कि आपके ऊपर प्रेशर बने, प्रेशर बनाना चाहता हूं, माउंट करना चाहता हूं प्रेशर, ये माउंट हो प्रेशर आपके ऊपर, लगे प्रेशर है कि आप तैयार हों, क्योंकि जिस तरह से फुटपाथ पे मौत हुई है वो कम से कम फुटपाथ पे मौत ना हो। बेड पर तो अस्पताल का बेड तो मिलने का हक है, सबको है। जी मैं आ रहा हूं, मैं जफर साहब मैं आ रहा हूं, और मैं उम्मीद, मैं जफर साहब से पूछता हूं ना, 6,95,000 केस मैक्सिमम पहुंचे, और ये कहा गया कि टास्क फोर्स की यहाँ पे मेंबरान बैठी हैं, और ये कहा जा रहा है थर्ड वेव में हो सकता है कि 7.5 और 8 के पास पहुंच जाए दिन के, एक दिन का केस 24 घंटे में। और ऐसी तैयारियां होनी चाहिए, देश में समीक्षा बैठक होनी चाहिए और हमको प्रिपेयर होना चाहिए। हम इलेक्शन की तैयारी जरूर करें क्योंकि वो हक है, वो जरूर हो, लेकिन इस देश में कोई खतरा अभी टला नहीं है और सामने खड़ा है, खतरा दिख रहा है,
तो इसकी तैयारी के लिए हमें बार बार, चाहे मुझे हफ्ते में 2 बार प्रोग्राम करना पड़े, लेकिन मुझे करते रहना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। और जफर इस्लाम की ये तैयारी है कि वो आए और देश को बताएं कि नहीं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। जफर इस्लाम साहब। देखिए प्रतीक जी, मैंने पहले कहा कि हमारी तैयारी बिल्कुल है और हम उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। अभी जो आपने कहा कि थर्ड वेव में जो है किस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन जितने साइंटिफिक स्टडी है और जितने साइंटिस्ट हमारे देश के, विदेश के और जितने भी बड़े लोग हैं जो इसकी जानकारी रखते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, टास्क फोर्स के लोग हैं, वो सबका कहना है कि जो फर्स्ट वेव से बड़ा होता है सेकेंड वेव जो है सबसे स्टीपेस्ट, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाला सेकेंड वेव होता है। थर्ड वेव से बहुत कम होता है, फर्स्ट वेव से भी छोटा होता है, और फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव और सिक्स वेव तक जाता है, लेकिन वो फिर उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात जो है, जैसे डॉक्टर साहिबा भी बोल रही थी कि वैक्सीन की जरूरत है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। ये तो वैक्सीन हमारी प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस तो है ही है, उसको लोगों को फॉलो करना है, लेकिन वैक्सीनेशन तेजी से हो, इसके लिए सरकार पूरे तौर से जुटी हुई है कि इस साल के अंत तक जो वैक्सीन पूरे देश की जनता को हो जाना चाहिए, और उस दिशा में काम भी हो रहा है। साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे पिछले बार देखे आप, ऑक्सीजन की कमी हुई थी, मैंने पहले भी कहा, अभी प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से 850 नए जो है ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किए गए हैं। साथ साथ जो है वो ऑक्सीमीटर, इस तरह की चीजें भी जो जी शैलेश जी कुछ कह रहे हैं, जी शैलेश जी कुछ कह रहे हैं, जफर भाई शैलेश जी कुछ कह रहे हैं। जी शैलेश जी, प्रतीक जी, मैंने किसी के बीच में नहीं कहा, कुछ बोल रहे हैं दीजिए। मैं जफर भाई मैं दे दूंगा, जफर भाई मैं टाइम दे दूंगा, कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। जफर भाई भी गिव यू टाइम, जफर भाई भी गिव यू टाइम। अच्छा शैलेश रुक जाइए, शैलेश आप रुक जाइए, शैलेश जी रुक जाइए, शैलेश जी रुक जाइए, शैलेश जी रुक जाइए आप। हाँ जी प्रतीक जी, जो जवाब दे रहे हैं मेरा सवाल इनसे है, और जो इन्होंने इतिहास में काम बोल ले दीजिए। जफर शैलेश जी रुक जाइए, ऑडियो डाउन, शैलेश जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए, शैलेश जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैं आ रहा हूँ शैलेश जी, आ रहा हूँ आपके पास। जी बोलिए। ऐसा प्रतीक जी, देखिए आप बड़े संजीदगी से डिबेट कराते हैं और मुद्दे से पर डिबेट कराते हैं। मैं तू मैं नहीं करना चाहता हूँ आपके डिबेट पे, और खासकर जब आप इतने संजीदगी से कर रहे हैं, सबको समय दे रहे हैं, तो मैं अपनी बातें रखेंगे। मैंने किसी को टीका टिप्पणी नहीं की, इनको बीच में छलने की क्या जरूरत है। आप उनका समय आएगा, आप समय देंगे, जो उनको बोलना है, नेगेटिव बात करनी नेगेटिव करे, पॉजिटिव बात करनी पॉजिटिव करे। हम एक महामारी से लड़ रहे हैं, एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसको कोई नहीं देखा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम लोगों ने देखा है, और उस इम्पैक्ट से जो एक्सपीरियंस हुआ है उस दिशा में सरकार काम कर रही है। और एक देखिए, इसमें स्टेट हो, सेंटर हो, ऐसा नहीं, देश की जनता हो और देश की सरकार हो, सब एक साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए कि हम जानते नहीं किस दिशा में, हर बार इसका जो किस दिशा में, साइंटिस्ट लोग अलग अलग बातें कहते हैं। जैसे मैं कह रहा था कि थर्ड वेव जो है सेकंड वेव से कम इसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन इम्पैक्ट तो होता है, इसलिए हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि 850 जो है ऑक्सीजन प्लांट जो है पीएम केयर से फंड से बने हैं। हमारे ऑक्सीजन की कैपेसिटी बहुत बढ़ा दी गई है, जो पीक टाइम डिमांड था उसका डबल कर दिया गया है। हर सारी मेडिसिन जो भी, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे और भी जो मेडिसिन हो, तुजिलमाब हो, सबके जो प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। आपकी है, ये जवाबदारी केंद्र सरकार की होती है, राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक राज्य। अरे तो समन्वय नहीं तो प्राइम मिनिस्टर था, इसी जाके मिल गया। ठीक है शैलेश, इतना बार जफर भाई रोक रहा हूँ, जफर भाई शैलेश जी, जफर भाई शैलेश जी, दोनों को रोक रहा हूँ, मैं डॉक्टर सुनीला मैं आ रहा हूँ, जफर भाई आ रहा हूँ। डॉक्टर सुनीला, एक चीज जानना चाहता हूं मैं, दीजिए मुझे मेरी बात कहनी है। यू आर एक्सपर्ट। मैं शैलेश जी बात करनी है, लेकिन बात सुनिए, मैं दे रहा हूं। शैलेश जी ऑडियो डाउन। डॉक्टर सुनीला, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या सेकेंड वेव से थर्ड वेव कम होती है, और हम थोड़ा सा ये मान के चले कि उतनी पीक नहीं होगी और हम थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि सेकेंड से थर्ड जो है कमजोर होगी? डॉक्टर सुनीला, बार बार ये कहना चाहूंगी कि ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेकंड से थर्ड, देखा गया है अक्सर कि सेकंड से थर्ड वेव जो है थोड़ी वीक होती है, परंतु हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, हम 139 करोड़ की पॉपुलेशन है, अभी भी हमारा काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है
ग्रामीण क्षेत्र और काफ़ी हिस्सा शहरी क्षेत्र का है जो कि अभी इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। तो हमें ये मान के चलना है कि अभी हमारे पास में ससेप्टेबल पूल काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए जो मैं बार बार प्रिवेंशन की बात कर रही हूँ या वैक्सीनेशन की बात कर रही हूँ या सिस्टम्स को हम अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे स्तर पे काम करना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं पूरे सिस्टम की, तो हमें सिस्टम प्रिपेयर्डनेस चाहिए, यानी कि हमें दवाइयाँ भी चाहिए, हमें वहाँ पे ऑक्सीजन भी चाहिए, बेड्स भी चाहिए, और जो कि बड़ों के लिए और बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चों का भी एक चंक है। हालांकि हमने पहली और दूसरी वेव में ये भी देखा कि बच्चे जो है 3% के करीब जो 10 साल से छोटे थे, फर्स्ट और सेकेंड वेव में दोनों में 3% के करीब बच्चे इफेक्ट हुए। परंतु आज की तारीख में 12 साल से ऊपर के जितने हमारे बच्चे हैं वो काफ़ी मात्रा में ओबेसिटी यानी कि मोटापे के शिकार है। तो हम उनमें भी कोमॉर्बिडिटीज देख रहे हैं। तो हमें उनके लिए भी अभी वैक्सीनेशन के जब ट्रायल्स हो रहे हैं, तो बेसिकली जब वैक्सीन देने की अगर बारी आएगी तो मेरा ये सजेशन ज़रूर रहेगा कि 12 ईयर्स से ऊपर के बच्चों को हम ज़रूर वैक्सीनेट करें, क्योंकि कोमॉर्बिडिटीज़ उनमें ज़्यादा है। तीसरी चीज़ ये है कि हमें बहुत कॉन्स्टेंटली अपने ग्रामीण क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ग्रामीण क्षेत्र, हमारे ट्राइबल एरियाज, हमारे जो पेरी अर्बन एरियाज हैं, हमारा सिस्टम वहाँ ज़रूर है, परंतु वहाँ पे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को जवाब दे दिया आपने, बिल्कुल जवाब दे दिया, बिल्कुल जवाब दे दिया। जी जी मैम, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। जी शैलेश जी कुछ जोड़ रहे थे, वेरी क्विक शैलेश जी, वेरी क्विक। मैं आ रहा हूँ, आपको दे दूंगा जबर भाई जवाब। जी शैलेश जी क्या बोले थे? प्रतीक जी मेरा यही कहना है स्पष्ट तौर से, देखिए तीसरी लहर आ रही है। अभी इस तीसरी लहर में सबसे ज्यादा कारगर अगर उपाय है तो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करना ये उपाय है। हमारे महाराष्ट्र में हमारी टास्क फोर्स ने सारी चीजें कर रही है। महाराष्ट्र का जो गुणगान है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, WHO हो या केंद्रीय आरोग्य विभाग हो, यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की तारीफ की है। लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई है, मैं तो सवाल करूंगा जफर इस्लाम जी से, आप केंद्रीय नेता हैं, मुझे बताइए क्या राज्य की इकाई आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी ऊपर हो गई है क्या कोविड में, जबकि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबको मिलजुल कर काम करना है। आज महाराष्ट्र की तारीफ WHO कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र राज्य की इकाई जब प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं तब फिर क्या जरूरत है? जी प्रधानमंत्री तारीफ तो कर रहे हैं, हम भी तारीफ कर रहे हैं, आपके मॉडल की तो तारीफ ही कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है। आप भी कहा, आप भी किस चीज में, आप तो तैयारी करिए, तो हम लोग देख ही रहे हैं। ये WHO ने कहा है। जी जी, मुंबई मॉडल पूरे दुनिया में अपनाया गया। शैलेश जी एक बात बताएं, शैलेश जी, शैलेश जी एक बात होती है, जब पीठ थपथपाए कोई दूसरा तो अच्छा लगता है, खुद अपनी ही पीठ नहीं थपथपानी चाहिए, दूसरा कोई थपथपाए तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, आप तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अजय, डॉक्टर अजय के पास जाना था। मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अजय थपथपा रहा हूं। WHO, सुप्रीम कोर्ट, नरेंद्र मोदी जी पीठ थपथपा रहे हैं। बिल्कुल, मैंने तो खुद कहा आपके मॉडल की चर्चा है और आपके मॉडल की चर्चा सब करते हैं। जी अच्छा चलिए, जफर साहब इस्लाम जवाब दे दीजिए उनको, जवाब दे दीजिए। देखिए मैं आखिरी एक पॉइंट है जो वैक्सीनेशन को लेकर, एक आखिरी नहीं सुन लीजिए, जल्दी से डॉक्टर अजय को भी बोल रहा है, आप सुन लीजिए शैलेश जी। जफर जी बोलिए। एक आखिरी निवेदन है वैक्सीनेशन को लेकर मेरा एक निवेदन है कि जो पहले फेज में आपने गुजरात महाराष्ट्र में भेदभाव किया था कि आज महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़ से ज्यादा है, गुजरात 6 करोड़ है, लेकिन आपने जो फर्स्ट वेव में वैक्सीन दिया था वो लगभग 1 करोड़ 20 लाख हमको दिया और 1 करोड़ गुजरात को दिया, तो जबकि हमारी महाराष्ट्र की जनसंख्या दुगनी है। इस बार जो आप वैक्सीन की संख्या केंद्र सरकार देगी महाराष्ट्र को, वो महाराष्ट्र की जनसंख्या को देखते हुए, और जबकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के रोगियों की संख्या दोनों फेज में हुई है, उस आपदा को देखते हुए भी पूरे पारदर्शक आप देखिए, हम इस पे कोई राजनीति नहीं चाहते, ना राजनीति करना चाहते। देश की जनता हमने बराबर कहा है कि एकजुट खड़ी है, सरकार के साथ खड़ी है और
अलग थलग ऑपोजिशन खड़ा है, इसलिए इसको इस वक्त भी लगता है कि कोई थपथपाता रहे, हम काम ना भी करें तो कोई हर हमारी तारीफ करते रहे। चलो ठीक है, वो आपको ऐसा लगता है कि आपकी तारीफ होनी चाहिए, लोग तकलीफ में रहे तब भी आपकी तारीफ होनी चाहिए, तो ठीक है, आपकी तारीफ कर दी जाएगी। लेकिन हकीकत तो यह है कि जब वैक्सीन के बारे में कहते हैं तो आप ही जैसे सरकार के लोग हैं, जो मुख्यमंत्री, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे और भी लोग, जिन्होंने मांग की थी कि भाई वैक्सीन जो है वो डिसेंट्रलाइज, वैक्सीन का जो पूरा अप्रोच है वो डिसेंट्रलाइज करा दिया जाए। सेंट्रलाइज रहने से हम डायरेक्टली सोर्स नहीं कर पाते, हमको जल्दी जल्दी सोर्स करके लोगों को वैक्सीनेट करना है। तो जब हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया तो आप उसके बारे में भी शिकायत करने लगे। तो चिट भी आपकी, पट भी आप, ऐसा नहीं होता है। आपने जो डिमांड किया उसके हिसाब से मिलता जा रहा है, और आपके पास कभी ऐसा कोई दिन नहीं आया कि आपके पास वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ना हो। वैक्सीन बराबर आपका या तो ट्रांजिट में है, या आपके स्टोरेज में है, या फिर आप वैक्सीनेट कर चुके हैं, और प्रोडक्शन शेड्यूल से जो निकल रहा है प्रोसेस से वो है। तो हर तरह के हम लोग पूरा मैप करके चल रहे हैं, और कभी भी ऐसी कमी नहीं रही। हर वक्त सिस्टम में 1.5 करोड़ जो है वैक्सीन बराबर। डॉक्टर अजय कुमार, राइट जफर भाई, डॉक्टर अजय को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। डॉक्टर अजय। प्रतीक जी, अगर आप जफर भाई को सुनेंगे तो लगेगा कि पूरी तरह से जो है 80 करोड़ लोग, और 2 बार टीकाकरण अगर हम मानेंगे तो 160 करोड़ टीके का जो है व्यवस्था हो जाएगी दिसंबर तक। लेकिन ये अभी रोज के जो स्कोर है वो 30 लाख के आसपास है। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है कि आपने देखा होगा कि पहले वेव में भी प्रधानमंत्री जी हो या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पीठ ठपठपाने लगे। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक कह दिया कि हम अपना भी ध्यान रख रहे हैं, दुनिया का भी ध्यान रखेंगे फरवरी में। उसके बाद ये जो है दूसरी लहर आई। तो मैं अनुरोध करूंगा कि ये तीसरी लहर हल्का होगी नहीं होगी उससे कोई मायना नहीं रखता है, क्योंकि सबसे जरूरी बात ये कि हम कितने तैयार हैं। और ये मन की बात, अगर प्रधानमंत्री जी बाकी चीज जो है, अगर मैं जफर भाई से अनुरोध करूंगा कि मन की बात में हर महीने प्रधानमंत्री जी कम से कम इस पर ध्यान दें कि हम कितने ऑक्सीजन बेड्स तैयार हैं, कितने वेंटिलेटर्स तैयार हैं। और दूसरी बात है कि राजनीति से अगर आपको हमेशा अगर ये आरोप है कि विपक्ष राजनीति कर रहे हैं, तो आप हर हफ्ता रिपोर्ट दीजिए ना कि इतने टीका, ये स्कोर कार्ड है। भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता आते हैं, 2 सेकंड प्रदीप जी, मैं कभी 2 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ। हाँ, बोलिए अजय जी, बोलिए अजय जी। धन्यवाद। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के जब भी किसी भी टीवी डिबेट में जब भी हम जाते हैं तो ये कहते हैं कि होगा, आप विश्वास कीजिए। हम लोग ने तो इतना विश्वास किया, इतनी जो हम लोग की इतनी जो स्थिति आपने बनाया था सब वाकिफ है। हम आपसे कह रहे हैं कि आप बताइए कि किस तरह से आप जो है दिसंबर तक सबके जो है टीका जो उपलब्ध कराएंगे। मैं बता देता हूँ। दूसरी बात है, जफर भाई बिल्कुल बताइएगा, ऑफकोर्स जफर भाई बताइएगा, जरूर बताइएगा। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू, इस पर फोकस कीजिए। क्योंकि जैसे मैडम ने, डॉक्टर सुनीला ने ठीक कहा कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में आप बताइए वेंटिलेटर की स्थिति हो या ऑक्सीजन की स्थिति हो, अभी भी दयनीय है। और मैं इसी प्रदेश के सभी प्रदेश की एक स्थिति, और इसमें जो है आप इसमें किस तरह से करेंगे उसका जो रिपोर्ट कार्ड बताइए, तो देश जो है आपकी सब जो है। राइट सर, इसका जवाब देंगे जफर इस्लाम साहब, जवाब देंगे। लेकिन मैं आ रहा हूं, मैं एक वक्त छोटे से ब्रेक का मैं एक्सीड कर गया। छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। जफर इस्लाम साहब, ये स्पेसिफिक सवाल पूछा है डॉक्टर अजय कुमार ने, कांग्रेस ने, आप जवाब देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भैया जी, कहीं पे आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं मौजूद हूं। खासतौर से डेल्टा प्लस वेरिएंट और डेल्टा के वेरिएंट पर बात आज हो रही है, और उसको लेकर तीसरी लहर को लेकर जो कंसर्न है, जो चिंताएं हैं, उनके बीच में क्या तैयारी है, इसको लेकर बातचीत है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कम बोला है पूरी डिबेट में, मौका कम मिला उन्हें, मैं माफी भी चाहता हूं उनसे। मैं उन्हीं से शुरू करना चाहता हूं। देन जफर भाई आप जवाब दीजिएगा। डॉक्टर अजय ने कुछ सवाल पूछे हैं आपसे। मैं आपसे संजीव जानना चाहता हूं, WHO की जहां तक बात कर रहे थे, उसने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला है, इसको कि चिंता की बात है इसका, डेल्टा को लेकर, डेल्टा वेरिएंट को लेकर। हमारी तैयारियों के बारे में आपने बताया कि हम तैयारियों कर रहे हैं, और लगभग हम मान के चलें कि 30,000 28,000 अगर केस आ जाते हैं तो हम तैयार रहें, दुरुस्त रहें, ये एक बात है।
दूसरी बात यह कि जो परेशानियां झेली हमने उन 2 हफ्तों के बीच में, वो ऐसी नौबत ना आए, इसको लेकर भी आपने बताया। लेकिन जो लापरवाही हो रही है और जो आम नागरिकों की तरफ से, उसमें मैं जानता हूं कि उनको इस बात के लिए सतर्क करने के लिए ही ऐसे प्रोग्राम है। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन को लेकर और आपके आगे की नीति को लेकर हम जानना चाहते हैं कि क्या सोच रहे हैं कि अगर जैसे ही 5 से नीचे जाए तो आपने कहा कि हम खोल सकते हैं, 5 से ऊपर जाए तो अभी डॉक्टर साहब भी कह रही थी 5 राज्य ऐसे हैं जहां पे बहुत अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है या कंसर्न बना हुआ है, तो क्या है आगे सोचने की नीति, कैसे विचार कर रहे हैं? जी संजीव। देखिए, मैं बिल्कुल प्रतीक जी आपकी बात से सहमत हूं कि अगर केसेस कम हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। जो कोरोना के अपने प्रोटोकॉल हैं, चाहे वो मास्क हैं, चाहे वो डिस्टेंस है, चाहे वो सैनिटाइज अपने आप को करना, हाथ धोते रहना, देखिए मुझे लगता है इस प्रोटोकॉल को हमें अपने अब जीवन में लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम किसी न किसी खतरे में अपने आप को डाल रहे हैं। हमने बताया कि दिल्ली सरकार किस तरह से, हम सब लोग, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी खुद 3rd वेव की तैयारी को मॉनिटर कर रहे हैं और एक एक चीज पर ध्यान दे रहे हैं कि जो कुछ भी कमियां या गलतियां 2nd वेव में हुई, वो कुछ गलतियां आगे ना हो। साथ में हमारी ये भी नजर है कि किस तरह से कंट्रोल तरीके से हम इसको खोलते जाए, बिकॉज ये भी चैलेंजेस देखने को मिल रहा है कि लोग 1.5 साल से घर में हैं। संजीव, जब आप बात करते हैं, संजीव जब आप खुले मन से बात करते हैं, संजीव जब आप खुले मन से बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, हम लोग सच में कोई सबक ले पाए हैं। जो गलतियां हुई उनसे भी हम सीख रहे हैं। आप शेयर करना चाहेंगे कौन सी गलतियां थी जो आपकी तरफ से हुई? वही गलतियां मैं आपसे जफर भाई से भी पूछना चाहूंगा, और यही क्योंकि कांग्रेस के नहीं, मैं ये मानता हूं, देखिए ये एक अनएक्सपेक्टेड सर्ज था, तो जितनी भी कमियां, चाहे हमारे पास ऑक्सीजन स्टोरेज करने की कैपेसिटी नहीं थी, हमारे पास टैंक, हमें अंदाजा नहीं था कि हमें क्रायोजेनिक टैंकर की भी जरूरत पड़ेगी, वो तमाम चीजें रह गई थी। तो लगता है कि वो सारी जो हम सब के लिए एक सबक है और आगे फिर उसी डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज और मानता हूं, देखिए सभी डॉक्टर, सभी एक्सपर्ट सब ये कह रहे हैं कि अगर कोरोना से बचना है तो आपको वैक्सीन लगाना है। वैक्सीन ये भी एकमात्र टूल्स है जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी चूक हुई है केंद्र सरकार से, और मुझे लगता है कि आज ये समय है कि हम सब लोग इसका विश्लेषण करें और आगे ज्यादा वैक्सीनेट कैसे कर पाए इसको ध्यान दें। क्योंकि मैं देखिए पूरे वर्ल्ड में जो वैक्सीनेशन पॉलिसी बनी, मुझे लगता है इसको देखते हुए कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कितनी जल्दी कर पाए इसको लेकर बनी, और तभी सभी कंट्री ने पहले अपने यहाँ वैक्सीन इकट्ठा किया, अपना टारगेट देखा, अपनी पॉपुलेशन देखा, फिर वैक्सीनेट किया। हम अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी को देखते हैं तो लगता है कि पूरी वैक्सीनेशन पॉलिसी केवल 2 कंपनी को फायदे पहुंचाने के लिए की गई। वैक्सीनेशन जनता का हो, इसको कहीं ध्यान नहीं दिया गया। मसलन केंद्र सरकार के लिए अलग रेट, राज्य सरकार के लिए अलग रेट, प्राइवेट के लिए अलग रेट, 50% कोई करेगा, 25% कोई करेगा, 25% कोई करेगा। अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि हमें कितनी वैक्सीन मिलनी है, कब वैक्सीन मिलनी है। 75% एक्वायर करेंगे पर कितना पॉपुलेशन। वैसे संजीव ये आपका आरोप हो सकता है, ये आपका आरोप हो सकता है कि फायदे की वाली, लेकिन मुझे वो दौर याद है, वो समय याद है अच्छी तरह से, दिसंबर का, जनवरी का, जब पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चिंता थी कि वैक्सीनेशन हो और जल्दी से वैक्सीन आए। तो शायद उस समय भी अगर किसी ने मुनाफा सोचा होगा या मुनाफा सोच रहा होगा तो मैं नहीं जानता, मैं उनको वो माफ करें और ईश्वर उन्हें माफ करे कि अगर ऐसा भी कोई व्यक्ति है तो उस समय ये सोच रहा है। लेकिन आपने आरोप लगाया है, मैं आपके आरोप को सीधे वहीं रख देता हूं, मैं वही आपके आरोप को वैसे ही सीधा रख देता हूं, क्योंकि उस समय कंसर्न सबका यही था कि वैक्सीनेशन हो जाए और वैक्सीनेशन आ जाए, वैक्सीन आ जाए, वैक्सीनेशन हो जाए तो बात की बात, वैक्सीन आ जाए, और उसकी बात की उत्सुकता थी सबके अंदर। जफर इस्लाम, यू प्लीज रिस्पॉन्ड। उन्होंने कहा कि आपके अंदर उस समय भी मुनाफे की बात हो रही थी, 2 कंपनियों के मुनाफे की बात थी। देखिए प्रतीक जी, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जो है स्टेटमेंट है। पहली बात कि अगर मैं ये कहूं कि जिस वक्त लोग जिसके बारे में प्रधानमंत्री चिंतित थे, चिंता कर रहे थे, प्रोडक्शन कैसे हो, पूरी दुनिया ने जो बुक कर लिया है और हमारे देश में 20% आबादी रहती है, हमारे लिए तो प्रोडक्शन होना चाहिए, इंडिजिनसली होना चाहिए ताकि हम निर्भर किसी और पे ना रहे, वो सारी चीजें उन्होंने की। उस वक्त वो हर जगह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे गए। जब वहां पर जा रहे थे तो लोगों ने ये कहा कि ये राजनीति करना चाह रहे हैं, इनकी क्या जरूरत है जाने की, लेकिन उनका लोगों में को सेंसिटाइज करना कितने इंपॉर्टेंस है, वो दिखाना कि हमारे लिए वैक्सीन कितना इंपॉर्टेंस है, वो उन्होंने किया। और उसकी वजह से आज देश में वैक्सीन प्रोडक्शन हो रहा है और हमें जो है पूरी उम्मीद है कि इस देश में
दिसंबर 31 तक सारे देश के नागरिक को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं 3 बातें को जवाब दूं। पहली बात, ये जो कह रहे थे बार बार के ये गलत इल्जाम लगा रहे थे, गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे थे, इनको अपने करीबा में झांक के देखना चाहिए कि जिस वक्त प्रधानमंत्री जी बार बार कोशिश कर रहे थे वैक्सीन के बारे में, उस वक्त उनके जो मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो एडवर्टाइजमेंट में पूरे तरह से पूरे प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में बिजी थे। हर महीने का इनका एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट देखिए तो आप हैरान रह जाएंगे कि उस वक्त इन्होंने जो भी वादे किए थे कि ऑक्सीजन घर घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन कुछ नहीं, उस पर फोकस नहीं किया, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में फोकस किया, चैनल पे, न्यूज़पेपर में, फ्रंट पेज पे, हर जगह। और उसका कॉस्ट देखिए, और उन्होंने जो करना था, बेड हो या और भी जो उनकी जिम्मेदारी थी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो सब कुछ नहीं किया। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, इनको हर चीज दलहीज, इनके एक बहुत बड़े प्रवक्ता और लीडर और मंत्री, उन्होंने कहा हमें दलहीज पे चाहिए, मतलब दिल्ली में उनके घर पर बैठा के दो ऑक्सीजन, अगर मुझे टैंकर लेके जाना है, बाकी प्रदेश जो कर रही है हम वो नहीं करेंगे, हमें दलहीज पे चाहिए। ये वर्ड थे उनके, हमारे दिल्ली के दलहीज पे चाहिए, मतलब हमें घर पर पहुंचा के दो। हम तो सिर्फ सरकार में एडवर्टाइजमेंट के लिए और के बैठे हैं, हमें पहुंचाना, घर घर तक बोलना हमको है, आपका काम है। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए प्रतीक जी, आपको मैंने जो डॉक्टर अजय कुमार ने बोला था उनका जवाब देता हूं कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन जिस तरह से हो रहा है, आज जो है देखिए 14 करोड़ 50 लाख प्रोडक्शन अभी जो है, अगले महीने में ये बढ़ के ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगस्त के महीने में 35 करोड़ वैक्सीन होगा, उसके बाद 45 करोड़, हर महीने 60 करोड़ तक जो दिसंबर में जाएगा। टोटल पुट टुगेदर जो है वो हमें 216 करोड़ वैक्सीन चाहिए, और हमारे पास उससे ज्यादा मुहैया होगी, ताकि हमारे पास सरप्लस भी रहे। और इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल देश में नहीं, बाहर से ला रहे हैं, और वो रॉ मटेरियल हमारे डॉक्टर अजय प्लीज किया है। राइट डॉक्टर अजय, मैं आ रहा हूं डॉक्टर अजय। प्रतीक जी, पहली बात यह है कि मैं जफर जी को यह कहना चाहूंगा, जब पूरे दुनिया के सभी देश 2020 में जब अपने जो है सुनिश्चित कर रहे थे वैक्सीन के ऑर्डर दे करके, तो आप और हम लोग को जो प्रधानमंत्री जी ने लाइट ऑन ऑफ करवाया, हमने पहली ऑर्डर जो है जनवरी में 1 करोड़ का दिया है। ये सच्चाई है। देखिए, हम बोल रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, लेकिन ये सही है कि 2021 में 1 करोड़ का, जनवरी में पहला ऑर्डर जो 1 करोड़ का हमने अभी दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये जो बोल रहे हैं वो हो जाए, तो इस देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा एक सुझाव, अगर जफर भाई अगर आप अनुमति दे तो मैं सरकार को देना चाहूंगा कि ये जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग है, जब तक आप लगातार इसको 5% के रूप में सीक्वेंसिंग नहीं करेंगे, ये देश हमेशा जो है ना, थर्ड वेव में क्या होगा, फोर्थ वेव में क्या होगा। तो मैं अनुरोध करूंगा कि अब दुनिया में सबसे कम जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो रही है। It's a good point, Dr. Ajay. It's a good point, Dr. Ajay. No doubt. Genome, sequencing करनी पड़ेगी. This is a good point. देश की जनता के हित में। This is a good point. No doubt, this is a good point. लेकिन शैलेश जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं आ नहीं पाया, मैं आपसे बात जानना चाहता हूं, लेकिन मैं इस प्रोग्राम को करने का मकसद सिर्फ ये था कि बहुत सारी तैयारियों को टटोला जाए, बहुत सारी तैयारियों के बारे में सवाल जवाब किए जाए, जाना जाए हम कहां पे हैं, क्या कर रहे हैं, और समीक्षा बराबर लगातार होती रहे, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार है। आज अभी बस